पंडित जी ने जैसे ही मंत्र उच्चारण शुरू किया, अति ने जशन से अपना हाथ छुड़ाया और एकदम से खड़ी होकर बोली, नहीं, मैं नहीं मानती इस शादी को। मुझे नहीं बनना इनकी पत्नी, कोई पूजा नहीं करनी मुझे। जशन एकदम हैरान रह गया। वो गुस्से और हैरानी से मिले जुले भाव से अति को देख रहा था। रकेल कभी पत्नी बन भी नहीं सकती, मनीषा बड़बड़ाई, लेकिन उसका बड़बड़ाना भी सब लोगों को साफ सुनाई दिया। जशन को गुस्से में मुठ्ठियां कस गई, लेकिन अब ये गुस्सा किसी पर और कैसे निकालना है इसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता था। उसके यूं ही बैठे बैठे अति का हाथ पकड़ा और उसे नीचे खींच लिया, जिसे अति सीधा उसकी गोद में जाकर गिरी। अगले ही पल जशन ने उसे अपनी बाहों में कस लिया और बोला, तुम्हारे मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता। मैंने एक बार कह दिया तुम मेरी बीवी हो तो हो। तुम तो क्या, सामने बैठे महादेव भी अब इस बात को जुटला नहीं सकते। उसके कहने में जो गंभीरता और शक्ति थी, अति उसका सामना कर ही नहीं पाई, यूं ही उसकी गोदी में बैठी रह गई। उसके बाद जशन ने पंडित जी की तरफ देखा और गुस्से से ही बोला, पत्नी को गोद में बिठाकर भी पूजा की जा सकती है ना। पंडित जी ने उसका गुस्सा देखकर जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया। तो आगे वो बोला, फिर देर किस बात की है, या फिर कोई और पंडित जी बुलाऊं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पंडित जी ने जल्दी से मंत्र पढ़ने शुरू किए, जैसे कोई तोता कोई बात रट रहा हो। अति जशन की गोदी में बैठी थी और जशन पूजा किया जा रहा था। अति का ध्यान पूजा में कम और जशन के चेहरे पर ज़्यादा था। आपके लिए किसी और की मर्जी तो मायने ही नहीं रखती, बस हर जगह अपना हुक्म चलाता है। मैं इंसान हूँ, मेरे भी अपनी मर्जी है, इच्छा है, लेकिन आप हमेशा बस मुझे एक चीज़ की तरह ही समझाते हैं, जैसे जब चाहें जैसे इस्तेमाल किया और जब चाहें जो कह दिया। पर अब नहीं, बहुत सही मैंने आपकी मनमानी। बेशक आपने मुझे खरीदा है, लेकिन ये सौदा आपका मुझसे तो नहीं हुआ। आप होंगे कहीं के राजकुमार, लेकिन मैं आपकी गुलाम नहीं। मैं आपके हाथों की कठपुतली नहीं बनूंगी। मुझे खरीद कर भी आप कभी मुझे खरीद नहीं पाएंगी, अति मन में कह रही थी। पूजा संपन्न हुई। वैसे तो आपने सारा सिंदूर पहले ही अपनी पत्नी की मांग में भर दिया है, लेकिन अगर पूजा के बाद ये सिंदूर पति की और अपनी पत्नी की मांग में भरता है तो और भी ज़्यादा शुभ होता है। पंडित जी ने दूसरी डब्बी में रखे सिंदूर की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो जशन ने एक बार फिर से वो डब्बी उठाई और पूरी की पूरी अति की मांग में भर दी। वैसे अगर एक चुटकी भी भरते तो वही बहुत थी, पंडित जी ने कहा। तो जशन ने गुस्से में उन्हें देखा और बोला, बीबी मेरी, सिंदूर मेरा, मर्जी मेरी, आपको कोई दिक्कत? पूजा हो गई ना, आपका काम खत्म। उसके बाद उसने रमा आंटी को इशारा किया तो रमा ने वो दक्षिणा की थाल उठाकर उन्हें दे दी, तो वो खुश होकर वहाँ से चले गए। पंडित जी के वहाँ से जाते ही जशन ने अति की तरफ देखा, जो अभी भी उसके चेहरे की तरफ ही देख रही थी। उसके कानों में जशन के कई शब्द गूंज रहे थे, मेरी बीवी, मेरी मर्जी, सब कुछ सिर्फ आपका, किसी और का हाँ, किसी और का हाँ या ना आपके लिए मायने ही नहीं रखती। बेबी डॉल, जशन ने उसे पुकारा तो वो वापस होश में आई। अगले ही पल वो एक झटके से जशन की गोद से खड़ी हुई और गुस्से में उसे देखते हुए बोली, मैं इस शादी को कभी नहीं मानूंगी। मैं आज ही ये घर छोड़कर चली जाऊंगी और अब आप भी मुझे नहीं रोक पाएंगे। तुम क्या, इस शादी को तो हम भी नहीं मानते। तुम्हें इस घर की बहू हम कभी स्वीकार ही नहीं करते। रागिनी जी ने उन्हें दोनों की तरफ देखते हुए कहा। तो जशन ने भी अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, मुझे समझ नहीं आता माँ, आखिर आप एक माँ होकर भी कैसी मेरी खुशियों को मना कर सकती हैं। जब आपको पता है कि मेरी खुशी अति में है, मैं उसे अपनी बीवी मानता हूँ, तो आप ऐतराज़ कैसे कर सकती हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझे अपना सौतेला बेटा मानते हैं और इसीलिए मेरी खुशियाँ आपसे बर्दाश्त नहीं होती। जशन की सहज भाव और चाशनी में लपेट कर कह गई बात भी रागिनी जी के लिए किसी थप्पड़ से कम नहीं था। उन्होंने गुस्से में अति को घूरा और फिर जशन की तरफ प्यार से देखते हुए बोली, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने हमेशा तुम्हें अपना सगा बेटी से भी ज़्यादा प्यार दिया है, उससे भी ज़्यादा स्नेह और ममता दी है। हमें तुम्हारी परवाह है, इसीलिए तुम्हें समझा रहे हैं कि ये लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। आप ही तो कहती हैं कि मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, फिर अब आप अति को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही? जशन ने उसकी बात बीच में काटकर फिर से सवाल किया। रागिनी जी अपनी ही बात में फंस रही थी। आज तक वो हमेशा जशन को दोबारा शादी करने की कहती रही, लेकिन उन्हें क्या पता था सच में ऐसा कुछ हो जाएगा। हम तुम्हारी खुशियाँ चाहते हैं, इसीलिए हम भी यही चाहते हैं कि तुम दोबारा शादी करो। दोबारा शादी सुनकर अति ने नजरें उठाकर जशन की तरफ देखा। उसी वक्त जशन ने भी अति की तरफ देखा, तो दोनों ही एक पल के लिए नजरें मिलाए। अगले ही पल अति ने उसे अपनी नजरें फेरी। हम भी यही चाहते हैं, तुम दोबारा शादी करो, लेकिन किसी अच्छे खानदान की लड़की से, किसी जिसका समाज में नाम हो, हैसियत हो, रुतबा हो। उनकी बात सुनकर जशन व्यंग से मुस्कुराया और बोला, मेरी हैसियत इतनी है कि किसी और की हैसियत नहीं मेरे आगे खड़े होने की, और ये बात तो आप अच्छे से जानते हैं। उनका वो मुस्कुराकर ये बात कहना और रागिनी जी के तन बदन में आग लग जाना। जशन एकदम से आगे बढ़ा और अति का हाथ अपने हाथ में पकड़कर उसे अपने बिल्कुल करीब खड़ा करते हुए बोला, और अब तो ये लड़की बीवी है मेरी, तो मेरा सब कुछ इसका हुआ, मेरी हैसियत भी, मेरा रुतबा भी और मेरा नाम भी। उसके कहने से रागिनी जी
बुरी तरह चिढ़ रही थी। उन्होंने बहुत मुश्किल से खुद पर कंट्रोल किया हुआ था, लेकिन मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए कहते हुए अति ने अपना हाथ छुड़ाया और फिर आगे बोली, ना ही मुझे आपका नाम चाहिए और ना ही आपका यह रुतबा। मैं आपको अपना पति कभी नहीं मानूंगी। इतना कहकर वो जल्दी से ऊपर कमरे की तरफ भाग गई। उसके यूं भागते देखकर जश्न के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन अगले ही पल उसकी नजरें मनीषा पर गई तो उसका चेहरे में फिर से किसी राक्षस की छवि दिखने लगी। गुस्से से कांपते हुए चेहरे और उभरी हुई नसें बता रही थी कि अब तूफान आने वाला है। मनीषा ने भी जब जश्न की नजरें खुद पर पाई तो बुरी तरह से सहम गई। रागिनी जी की बातों में आकर उसने सांप के बिल में हाथ डाल तो दिया था, लेकिन अब सांप के डसने से उसे रागिनी जी भी नहीं बचा सकती थी। वो अपना कदम भी पीछे लेते उससे पहले ही जश्न उसकी तरफ बढ़ा और उसकी गर्दन को पकड़ते हुए उसके पीछे की तरह खींचते हुए दीवार तक ले गया। रागिनी जी ये सब देखकर एकदम से कांप गई और जल्दी से उनकी तरफ भागी। उन्होंने जश्न के हाथों से मनीषा की गर्दन छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जश्न अपनी आंखें गलती नजरों से मनीषा को घूर रहा था। छोड़ो जश्न, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे भाई की बीवी है वो, रागिनी जी उसे छुड़ाते हुए चिल्लाई। और जिसके बारे में इसने बकवास की वो मेरी बीवी है। जश्न गुस्से में गरजा। भाई उसी वक्त हर्ष भी वहां आ गया। अभी तक वो सो रहा था, लेकिन अब बाहर का शोर सुनकर उसकी आंखें खुल गई। वो जल्दी से भागते हुए उसके पास आया और जश्न को पीछे खींचने लगा, लेकिन जश्न को थोड़ा सा भी हिला भी नहीं पाया। मनीषा की हालत बुरी हो चुकी थी, चेहरा पूरा काला पड़ गया था, सांसें घुटने शुरू हो गई थी। ऐसा क्या है भाई जो आप मनीषा की जान के पीछे पड़े हैं? प्लीज आप खुद पर काबू करिए, वो मेरी पत्नी है, आप उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। हर्ष मनीषा को उसे छुड़ाते हुए बोल रहा था, लेकिन जश्न उसकी पकड़ बहुत ज्यादा कसी हुई थी। उसकी नजरें सिर्फ मनीषा पर थी। वो बेहद गुस्से में कांपती हुई आवाज में बोला, पागल हूं मैं, और अगली बार मेरा पागलपन ना देखना हो तो मुझे और मेरी बीबी से दूर रहना। इतना कहकर ही उसे एक झटके में मनीषा को छोड़ दिया तो वो जाकर नीचे फर्श पर गिर गई और सांस लेने के लिए चटपटाने लगी। उसके बाद उसने हर्ष की तरफ देखा और बोला, मुझे काबू में रखने के लिए बोलने से पहले अपनी बीबी को काबू में रखना सीखो, वरना आज तो जिंदा छोड़ दिया, इसे अगली बार नरक में भेजकर ही छोड़ूंगा। हर्ष जल्दी से मनीषा की तरफ बढ़ा और उसे संभालने लगा। रागिनी जी भी उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। उन तीनों को एक नज़र गुस्से में देख जश्न अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, लेकिन सीढ़ियों पर एक कदम रखते ही उसकी नज़र ऊपर खड़ी अति पर गई, जो ना जाने कब से ये सब अपनी आंखों के सामने होते देख रही थी और अब उसकी आंखों आंसू में लबालब भरी हुई थी। तो दोस्तों, आई होप आपको कहानी पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। आपको क्या लगता है, अति और जश्न का रिश्ता आगे तक जाएगा या फिर यहीं पर ख़त्म हो जाएगा? आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताना। जश्न को ऊपर आते देख अति जल्द से कमरे की तरफ भाग गई। जश्न का ये रूप देखकर उसे डर भी लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। उसने अलमारी से कुछ लिया और जल्दी से वॉशरूम में चली गई। जश्न कमरे में आया तो अति को ढूंढने लगा, पर उसे वहां ना पाकर वो बाहर आने लगा, लेकिन तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला और अति बाहर आई। जश्न की नजरें उस पर गई तो उसने राहत मिली, लेकिन उसे अगले ही पल उसका चेहरा गुस्से से भर गया। अति ने इस वक्त जो कपड़े पहने हुए थे वो वही कपड़े थे जो वो उस कोठे में पहन कर आई थी। जश्न गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा। उसकी घूरती और गुस्से से भरी नजरें खुद पर पाकर एक पल के लिए तो अति भी सहम गई, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और दूसरी तरफ निकलने लगा। वो उसके पास से गुजरती उससे पहले ही जश्न ने उसका हाथ पकड़ा और उसे दीवार से लगा दिया। हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी ये कपड़े दोबारा पहनने की? जश्न ने गुस्से में गुर्राते हुए पूछा। और आपकी हिम्मत कैसे हुई बिना मुझसे पूछे मेरी मांग में सिंदूर भरने की? अति ने हिम्मत से जवाब दिया। उसके सवाल से उसकी भौहों पर जश्न की पकड़ और भी ज्यादा कस गई। कुछ करने से पहले मैं किसी की परमिशन नहीं लेता, तो फिर ये उम्मीद भी क्यों रखते हैं कि कोई हर काम आपके हिसाब से करे, आपके कहने से कपड़े पहने, आपके कहने से खाएं, आपके कहने से सोए और आपके कहने से बोले। ओह मेरी बेबी डॉल का एटीट्यूड, बीबी बनते ही तेवर बदल गए तुम्हारे तो। पर आई लाइक इट, बात बात पर रोने वाली लड़कियां तो मुझे पसंद भी नहीं। अति उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराई और बोली, यही तो बात है, आपको बस हर चीज़ अपनी पसंद से चाहिए। दूसरों की पसंद तो आप अपनी जूती तले रखते हैं, लेकिन ध्यान से सुन लीजिए, मैं ना ही आपकी बीबी हूँ और ना ही आपकी बेबी डॉल, और अब ना ही मुझे यहाँ रहना है। आपने मुझे उस जगह से बाहर निकाला, उसके लिए आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके एहसानों के बदले मैं जिंदगी भर आपकी गुलाम बनकर रहूंगी। जश्न उसकी बात सुनता रहा, लेकिन उसने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसने उसे छोड़ दिया और अलमारी की तरफ बढ़ गया। उसने अलमारी में से एक सुर्ख लाल रंग का सूट निकाला और वापस अति के पास उसके आगे वो सूट बढ़ाते हुए बोला, नवी नवेली दुल्हन पर लाल रंग बेहद जचता है, जल्दी से इसे पहन कर आओ। उसकी बात सुनकर अति ने वो कपड़े लेकर सोफे पर फेंक दिए और हंसते हुए बोली, शायद आपने मेरी बात नहीं सुनी, इसीलिए दोबारा कह देती हूँ, मैं यहाँ नहीं रहूंगी और अब मुझे यहाँ आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे यहाँ से जाना है। मैं जो कपड़े पहनकर आई थी वही। चर की आवाज़ के साथ अति का पहना हुआ सूट आगे का पूरा फट गया।
उसने जल्दी से अपने सीने पर हाथ रख लिया, लेकिन जशन उसके बिल्कुल करीब हो गया। क्या हो कहा था तुमने, दोबारा कहना, जशन ने कहा और उसकी आंखों में देखने लगा। आप मेरे साथ यूं जबरदस्ती नहीं कर सकते, तुमने मजबूर किया माई बेबी डॉल। नहीं हूं मैं आपकी बेबी डॉल, अति ने कहा और उसकी आंखों में बनी नमी आंसू बनकर बाहर आने ही लगी कि उसकी गालों से उसे लुढ़कते हुए आंसू को जशन ने जल्दी से अपने होठों से पी लिया और बोला, तुम मेरी बेबी डॉल हो और हमेशा रहोगी। जिद मत करो, प्यार से मान जाओ, क्योंकि तुम्हारे साथ जबरदस्ती मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता। क्यों डर है आपको कि आपका असली रूप में मेरे सामने आया तो मैं भी आपको छोड़कर चली जाऊं, जैसे शायद आपकी पहली बीबी आपको छोड़कर चली गई। उसके साथ भी यूं ही जबरदस्ती करते होंगे आप। उसकी बात सुनकर जशन का एक्सप्रेशन लेस चेहरा गुस्से से भर गया। वो अति के बिल्कुल करीब हुआ और एकदम से उसके होठों को अपने होठों में लेकर उन्हें पूरी शिद्दत से चूमते लगा। अति ने उसे धक्का देना चाहा, लेकिन उसने उसके हाथों को अपने हाथों से जकड़ लिया और पैशनेटली उसे चूम रहा था। हार कर अति ने उसे खुद से छुड़ाने की कोशिश बंद की और उसे वो करने दे रही थी जो वो चाहता है। कभी गुस्सा तो कभी प्यार, दोनों ही एक साथ जशन अपनी किस के जरिए अति को महसूस करवा रहा था। कभी उसके होठों को हल्का सा काटता तो कभी उसी जगह पर अपनी समूथली किस करता। पूरा आधा घंटा वो उसके होठों के साथ यूं ही खेलता रहा और इन सब में कब अति के हाथ भी जशन के हाथों पर कस गए और कब वो भी इस खेल में शामिल हो गई, उसे पता ही नहीं चला। आखिर जब उसने उसे छोड़ा तो अति के सिंदूर से भरे माथे और उसके होठों में क्या ज़्यादा लाल है समझना मुश्किल था। अगर किसी और ने बकवास की होती तो उसका गला लाल होता, लेकिन तुम्हें मारना तो दूर मेरी बेबी डॉल, तुम पर तो मैं खुद मर जाऊं, जसन ने कहा तो अति का दिल एकदम से धड़क उठा। वो बस उसे देखते ही रह गई। उसने उसके हाथ छोड़े और उसमें वो कपड़े रख लिए जो वो उसके लिए अलमारी से लाया था। जल्दी से इन्हें पहन कर आओ, वरना अगर मैंने पहनाए तो इस बार 1 घंटा नहीं छोड़ूंगा। उसका इतना कहना था कि अति ने वो कपड़े कस कर पकड़ लिए और वॉशरूम की तरफ भाग गई। उसने अंदर आकर सबसे पहले अपनी दौड़ती हुई सांसों को काबू में किया जो जशन की उस अतरंगी किस से अभी तक तूफान बनकर उसके सीने में घूम रही थी। वो तो है ही जिद्दी और गुस्सेल, लेकिन मुझे क्या कीड़ा काट जाता है। क्या होता है ये, जब वो पास आते हैं तो मैं खुद पर काबू खो देती हूँ। वो खुद से सवाल कर रही थी। तुम नहीं दे पाओगी उन सवालों का जवाब, बाहर आओ मैं बताता हूँ। जशन की आवाज़ आई तो वो एकदम से चौंक गई। इस बंदे ने मेरे अंदर कोई माइक तो नहीं फिट कर दिया। वो खुद को ही चेक करने लगी। वो कपड़े बदल कर बाहर आई तो जशन आईने के सामने खड़ा था। वो बेड की तरफ जाने लगा। जशन उसे देखते हुए बोला, अभी नहीं बेबी डॉल, सुहाग रात में तो अभी वक्त है, पहले तुम इधर आओ। उसकी बात सुनकर अति के रोंगटे खड़े हो गए। जशन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे आईने के सामने ले आया। अति की हालत उसे खुद को ही समझ नहीं आ रही थी। वो इस बंदे की बातों पर गुस्सा करे या उन्हें सुन शर्माए, उसे डर या सब कुछ किस्मत पर छोड़ उसके साथ उसकी ही दुनिया में खो जाए। वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और दूसरों के सामने भी उसकी ढाल बनकर खड़ा हो जाता है, लेकिन उसकी मर्जी का ख्याल बिल्कुल नहीं करता। आंखें बंद करके बेबी डॉल, जशन ने कहा तो वो अपनी सोच में बाहर आई। बिना कोई बहस अपनी आंखें बंद कर ली। जशन की अंगुलियां उसकी गर्दन को छू रही थी और अचानक से वो पूरी सिर गई जब उसे जशन के ठंडे होठ अपनी गर्दन पर महसूस हुई। उसकी हल्की सी सिसकी निकल गई। अब लग रही हो ना मेरी बेबी डॉल, जशन ने कहा तो उसने अपनी आंखें खोली। तो दोस्तों, आई होप आपको ये छोटी सी रोमांटिक सी स्टोरी पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। हर्ष मनीषा को संभालकर सोफे की तरफ ले आया। उसने उसे पानी का गिलास दिया और आराम से सांस लेने को कहा, लेकिन मनीषा तो गुस्से में रागिनी जी को घूर रही थी। सिर्फ उसके कहने पर ही उसने ये सब किया था। उन्होंने उसे यकीन दिलाया था कि अगर वो ऐसे करेगी तो जशन अति को घर से बाहर निकाल देगा, लेकिन इन सबसे तो अति परमानेंट ही इस घर में शिफ्ट हो गई। उसे बाहर निकालना तो दूर, जशन ने उसके साथ शादी कर ली। अब उसका ख्वाब हमेशा हमेशा के लिए ख्वाब ही रह गया। ऐसे भी क्या कर दिया तुमने जो जशन भाई इतना ज़्यादा गुस्सा में आ गई। मैंने कितनी बार मना किया है तुमसे कि तुम उन्हें परेशान मत किया करो, उनके रास्ते में मत आया करो। कुछ परेशान नहीं किया मैंने, सिर्फ सच बोला था। अब एक रखेल को रखेल नहीं तो उसने अभी इतना ही कहा था कि एक तमाचा उसके मुंह पर लगा जो हर्ष ने उसे मारा था। अब वो गुस्से में हर्ष को देख रही। हर्ष भी गुस्से में उसे घूरते हुए बोला, अगर मुझे पहले पता होता कि तुमने इतनी बड़ी बदतमीजी की है तो तुम्हें उसके हाथों से कभी छुड़वाता ही नहीं। अच्छा होता तुम वहीं मर जाती। इतना कहकर वो गुस्से में वहां से चला गया। उसके जाते ही मनीषा अपनी जगह से उठी और रागिनी जी की तरफ बढ़ी। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आप खुद तो उसकी नज़रों में सही बन गई, लेकिन मुझे गलत बना दिया। आज मेरा जो इतना अपमान हुआ है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी और ना ही आपको कभी भूलने दूंगी। इतना कहकर वो फुकारती हुई अपने कमरे में चली गई। रागिनी जी गुस्से में उसे जाते देख रही थी। बहुत गलत किया तुमने जशन। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम किसी और को अपनी जिंदगी में भी ला सकते हो, लेकिन तुमने तो हद ही कर दी, दूसरी शादी ही कर ली। लगता है अब मुझे अपना हुक्म का इक्का लाना ही पड़ेगा। उन्होंने गुस्से में दांत पीसते हुए उसके चेहरे पर इस वक्त षड्यंत्र भरे भाव थे।
अब लग रही हो ना मेरी बेबी डॉल। जैसे ही जशन ने कहा, अति ने अपनी आंखें खोलकर देखा। सबसे पहले नजर उसके उसके गले में पहने मंगलसूत्र पर गई, जिस पर जशन की भी नजरें थी। उस मंगलसूत्र की को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। जे और ए अल्फाबेट में बना मंगलसूत्र जशन ने पहले ही बना रखा था, लेकिन क्यों उसकी धड़कनों ने फिर से शोर मचा दिया। कभी खुद को देखती तो कभी जशन को, और एक नजर फिर उसने आईने में खुद पर डाली। माथे में भरा सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, सुर्ख लाल सूट पहने वो सच में नई नवेली दुल्हन लग रही थी। रुको, एक कमी तो अभी भी है, जसन ने कहा और फिर अलमारी की तरफ बढ़ा। अलमारी में एक साइड उसका लॉकर अटैच था। उसने अपने फिंगरप्रिंट से उसे अनलॉक किया और एक ज्वेलरी बॉक्स निकाला। ज्वेलरी बॉक्स को लेकर फिर से अति के पास आया और उसे खोलकर आईने के सामने रख दिया। अति ने देखा तो वो बॉक्स चूड़ियों से भरा हुआ था, जिसमें बेहद कीमती डायमंड की चूड़ियां थी। उस बॉक्स में से चूड़ियां निकालकर जशन अति के हाथों में पहनाने लगा, लेकिन अति ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। बहुत अच्छा मूड है मेरा, प्लीज़ इसे खराब मत करो, जसन ने उसे टोका। क्यों कर रहे हैं आप ये सब? देखिए, मैं मानती हूँ उस वक्त परिस्थिति ऐसी ही थी कि आप मेरी मांग में सिंदूर भर बैठे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आपको ये शादी माननी ही पड़े। आप उस वक्त गुस्से में थे, लेकिन अब तो कोई गुस्सा ही नहीं है। फिर आप क्यों ये सब चीज़ें कर रहे हो? आप मुझे यहाँ से जाने दीजिए, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। ना ही कोई मेरे चरित्र पर सवाल उठाएगा और ना ही आपको मेरी रक्षा करनी होगी। और वैसे भी इन सब चीज़ों पर मेरा कोई हक नहीं है। ये सब चीज़ें तो किसी और की है। सी, जशन ने उसके होठों पर अंगुली रख दी। अगर मुझसे प्यार लेने का मन है तो यूं ही बता दो, क्यों मुझे जानबूझकर नाराज करके गुस्सा दिला रही हो? और फिर तुम पर मेरा गुस्सा कैसे निकलेगा ये तुम भी जानती हो। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब आपके दिमाग का वहम है। जबरदस्ती किस करने से प्यार नहीं होता, आती ने कहा और अपनी नजरें झुका ली। अच्छा, लेकिन मैंने जबरदस्ती कब की? हाँ, पहले थोड़ी देर सब कुछ मेरी तरफ से था, लेकिन उसके बाद तो तुम्हारे होठ मेरे होठ पर हावी थे। वैसे कहना पड़ेगा, 2 ही बार में तुम अच्छे से किस करना सीख गई। जशन ने कहा तो अति की गाल ना चाहते हुए भी गुलाबी हो गई और आंखों में शर्म तैरने लगी। ना जाने क्यों क्या हुआ उस पल में जो वो पलटकर एकदम से जशन के सीने से लग गई। शायद कुछ उम्र का पड़ाव, ऐसा तो कुछ नया नया इश्क अपनी रंग बिखेरने में लगा हुआ था। जशन ने उसे यूं देखा तो उसके चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने थोड़ा सा झुककर वो चूड़ियां भी उठाई और उसके हाथों में पहनाने लगा। इस बार अति ने भी उसे नहीं रोक पाया। जसन ने उसे चूड़ियां पहनाते हुए ही एक बार फिर से पलट कर आईने के सामने कर दिया और उसके कानों में फुकारते हुए बोला, सामने आईने की तरफ देखना। अति ने मुश्किल से अपनी नजरें उठाकर सामने की तरफ देखा। कहाँ वो 5 फुट 2 इंच की और कहाँ जशन पूरा 6 फुट। वो बिल्कुल मासूम सी और जशन का चेहरा ऐसे जैसे हरदम गुस्सा नाक पर बैठा हो। क्या तुम्हें सामने आईने में कोई दाग दिखाई दे रहा है? जसन ने पूछा तो एक नज़र आईने को देख उसने अपना सिर ना में हिलाया। जसन मुस्कुराया और बोला, जैसे कि आईना बिल्कुल साफ है, इसमें एक भी दाग नहीं। वैसे तुम्हारा चरित्र भी बिल्कुल साफ है। और रही बात हमारी शादी की, तो जशन सिंह शेखावत जो भी करता है उससे या खुद पर काबू खोकर नहीं, अपनी मर्जी से करता है। किसी और की मर्जी ना उसे सामने चलती है और ना ही चलेगी। सामने वाला अगर इस घमंड में है कि मेरी कोई प्रक्रिया उसकी वजह से हुई है, तो ये उसका घमंड नहीं, बेवकूफ़ी है। अति उसकी बातों को सुन रही थी, लेकिन उसे समझ में कुछ नहीं आया। समझ आता भी कैसे? सारा ध्यान तो उसका जशन के चेहरे पर था। उसके बाद उसने फिर से अति को पलटकर अपने सामने किया और उसे खुद के बिल्कुल करीब करके आखिरी चूड़ी उसके हाथ में पहनाते हुए बोला, इन चीज़ों पर बेशक हक मत जताना, लेकिन मुझ पर अपना हक कभी मत छोड़ना। मुझ पर और मेरे मेरे प्यार पर हमेशा तुम्हारा हक होगा। मिसेस अति जशन सिंह शेखावत। उसका मिसेस अति जशन सिंह शेखावत। अति के दिल में कई तारे एक साथ छिड़ गया। अब तू मुझे यूं ही देखती रहेगी क्या फिर नई नई शादी की रस्म भी निभाओगी? जशन ने कहा तो अति हैरानी से उसे देखने लगी। जशन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए बेड पर ले गया और खुद बेड पर बैठ गया और अति को अपने सामने ही खड़ा कर और फिर अपना चेहरा उसके पेट से लगा लिया और बोला, बहुत भूख लगी है। अगर अपनी नई नवेली बीबी के हाथों से कुछ अच्छा खाने को मिल जाए तो क्या ही बात हो। सुना है शादी के बाद पहली रसोई की रस्म बहुत अहम होती है, लेकिन तुम्हें देखकर लगता नहीं तुम्हें कुछ बनाना भी आता होगा। उसकी बात सुनकर अति उससे अलग हुई और घूर कर उसे देखने लगी। मतलब मेरा अंदाजा सही था, तुम्हें बस मुंह बनाने आते हैं और आंखें निकालनी आती हैं, जसन ने मुस्कुराकर कहा। लेकिन उसको जवाब देने के बजाय वो दरवाजे की तरफ पलट गई। कहाँ जा रही हो? जसन ने पूछा तो वो बिना पलटे ही बोली, गैस चूल्हा अपनी अलमारी में तो रखा नहीं होगा, पर आपका बस चली तो रसोई भी इसी कमरे में बनवा दे। लेकिन मैं नीचे जा रही हूँ, अगर आपको मेरे हाथों से बना खाना हो तो नीचे आ जाइएगा। इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल गई। पीछे जशन उसकी बात सुनकर मुस्कुराता रहा और बड़बड़ाता, आए मेरी बीवी के तेवर। और फिर मुस्कुराते हुए उसने पीछे पीछे चला दिया गया। तो दोस्तों, क्या जशन और अति का रिश्ता आगे तक जाएगा या फिर इनके रास्ते में कुछ ऐसा रोड़ा आएगा जो अति को एकदम से तोड़ कर रख देगा? ये सब जानेंगे हम आगे कहानी में, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्यारा सा कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर देना कि आपको स्टोरी कैसी लगती है। और हमें ये भी बताना कि अगर स्टोरी में आपको कुछ कमी महसूस हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि स्टोरी में क्या कमी है। अति नीचे आ तो गई थी,
लेकिन उसे किचन का कोई अंदाजा नहीं था। उसने हॉल में खड़े होकर नज़र दौड़ाई तो इसे एक कन्फ्यूजन से कुछ कुछ बर्तनों की आवाज़ आई और वो उस तरफ चली गई। पीछे सीढ़ियों पर खड़ा जश्न एक बार फिर मुस्कुराया और बोला, चलो मुझे समझे ना समझे, बाकी तो सब समझती हैं। अति को किचन में देखकर वहाँ खड़े सब नौकर एकदम से सहम गई। अब तक तो सबको पता चल चुका था कि अब वो कौन है। दो लेडी स्टाफ उसके पास भागकर आई और बोली, मैडम अगर आपको कुछ चाहिए तो हमें बता दीजिए, हम आपके रूम में पहुंचा देंगे। उस खड़ूस घनचक्कर की नौकर भी उसकी तरह ही है। हर काम बस इन्हें कमरे में ही करना है। इनके लिए तो जिंदगी बेडरूम से शुरू और बाथरूम पर खत्म। पागल ही कर देंगे तो अच्छे खासे इंसान को। वो मन ही मन बड़बड़ाई, मैं जो कहूँगी आप कमरे में भिजवा देंगी। अति ने सवाल किया तो उन्होंने जल्दी से हामी सिर हिलाया। एक गैस चूल्हा, एक सिलेंडर, 1 किलो बेसन, आधा किलो शक्कर। और वो आगे बोल ही रही थी कि उन लड़कियों के खुले मुंह देखकर चुप हो गई। अब अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो क्या मैं इस किचन में अपनी मर्जी से कुछ बना लूँ, उसने कहा तो वो लड़कियां बस उसे देखती रह गई। रमा आंटी जो काफ़ी देर से उनकी बातें सुन रही थी वो आगे आई और अति के सर पर अपना हाथ रखते हुए बोली, तुम बहुत अच्छी और मासूम भी है, बस अपनी इस मासूमियत को हमेशा यूं ही बरकरार रखना। एवरीबॉडी गेट आउट। जश्न की आवाज़ गूंजी तो सब एकदम से पुतले की तरह खड़े हो गए और अगले ही पल एक एक कर किचन से बाहर निकल गई। लेकिन रमा आंटी वहीं खड़ी रही। आज मेरी बीवी की पहली रसोई है तो मैं चाहता हूँ कि वह बिना किसी हेल्प के कुछ मीठा बनाए, इसीलिए रमा आंटी आज आपको भी किचन से बाहर जाना होगा। पर मैं सब सामान ढूंढूंगी कैसे, अति एकदम से बोली। वैसे ही जैसे किचन ढूंढ लिया, जश्न ने भी तपाक के जवाब दिया। उसकी ये नोकझोंक देखकर रमा आंटी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो मुस्कुराते हुए बाहर चली गई। वैसे तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, कहते हुए जश्न बिल्कुल अति के करीब हो गया। अति पहले ही स्लेब के पास खड़ी थी, वो एकदम से पीछे से स्लेब से लग गई और उसके हाथ उस स्लेब पर कस गई। उसने गुस्से में जश्न की तरफ देखा और बोली, शुक्रिया, पर मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से बाहर जा सकते हैं। उसकी बात सुनकर जश्न कुछ बोलने को हुआ, लेकिन उसे पहले ही अति बोली, मेरा घर, मेरी रसोई, मेरी मर्जी वाला डायलॉग बोलना है तो वो मुझे पहले ही पता है, कुछ नया बोलिए इस बार। उसकी बात सुनकर जश्न एकदम से हंस पड़ा तो अति उसकी हंसी में ही खो गई। आज पहली बार उसने जश्न को हंसते हुए देखा था। माय गॉड, जान तो वो हल्की सी मुस्कुराहट में भी लेता है, लेकिन इस तरह से खिलखिलाकर हंसना तो सरेआम कत्लेआम था। यूं ही मुझे देखती रहोगी या कुछ बनाओगी भी? उसकी नजरें खुद पर पाकर जश्न एकदम से हंसते हंसते रुक गया तो अति भी एकदम से झेप गई और पलट गई। वो हाथ जो जश्न ने अब तक स्लेब पर रखे हुए थे अब वो अति के पेट पर लिपट गई। अति एकदम से सिर उठी, एक सांस ऊपर तो दूसरी सांस नीचे ही रह गई। बड़े अच्छे से पहचानने लगी हो मुझे तुम, लेकिन शायद इतना अच्छा भी नहीं, क्योंकि मैं जो बोलने वाला था वो था मेरी बीबी रसोई, मेरी बीबी बीबी मेरी रसोई मेरी, और रसोई में जो बंद ना हो वो प्यार भी मेरा। उसकी बात सुनकर अति की गाल बिल्कुल लाल टमाटर जैसे हो गई। कैसे एहसास थे ये? उसकी बात सुनकर उसे ऐसा लगता था जैसे दुनिया जहाँ की खुशियाँ उसे मिल गई। चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कुराहट आ जाती है और दिल में अलग ही घुंघरू बजने लगते हैं। जितनी मर्जी इनकार कर ले वो अपनी और जश्न की शादी से, लेकिन जब जब जश्न उसे अपनी बीवी कहता तो उसके दिल में गुदगुदी सी मचने लगती और मन करता कि कह दे वो भी, हाँ मानती हूँ वो इस शादी को। लेकिन फिर जश्न का खड़ूसपना और उसका गुस्सा उसके सामने आ जाता और फिर तो उसका मन करता कि बस यहाँ से चली जाए। कैसे वो इतना जालिम और अत्याचारी हो सकता है? काश उसकी प्यार वाली साइड हमेशा के लिए हो और सबके लिए होती तो कितना अच्छा होता। वैसे बनाने क्या वाली हो तुम? जब जश्न ने कहा तो अति एकदम से अपनी जगह से हिल गई। क्या क्या सोच रही थी? पर वो जो भी सोच रही थी, सोचते वक्त उसके चेहरे पर हल्की हल्की गुलाबी रंगत छा रही थी। लेकिन जल्द ही वो अपने एटीट्यूड में आई और बोली, आप जाइए बाहर, जब बन जाएगा तब पता चल जाएगा। जश्न ने उसकी गाल के साथ अपना गाल रगड़ना शुरू कर दिया और बोला, ख्यालों में मेरे साथ खोई हुई थी तो मुस्कुरा रही थी और मुझे हकीकत में महसूस किया तो एटीट्यूड दिखा रही हो। उसकी बात सुनकर अति मुस्कुराई, लेकिन फिर एकदम से उसकी तरफ पलट गई। लेकिन उसके इस तरह पलटने से जश्न भी जल्दी से उससे दूर हो गया, क्योंकि उसके हाथ में तेजधार चाकू पकड़ा हुआ था। जान लेने का इरादा है क्या? जान लेने पर तो आप तुले हैं, खाना भी खाना है लेकिन बनाने भी नहीं देंगे। जब तक आप यहाँ से जाएंगे नहीं मैं कोई काम कैसे करूँगी? अपनी बाहों में तो घेर कर खड़े हैं, मुझे ना इधर जाने देते और ना उधर जाने देते, वो चिढ़ते हुए बोली। जश्न फिर से उसके करीब होने लगा तो अति ने अपना चाकू वाला हाथ पीछे खींचना शुरू कर दिया। वो एक बार फिर से उसके पास अपने हाथ रखकर खड़ा हो गया और बोला, मैं तो ऐसे ही करूँगा, खाना तुम्हें बनाना है तो ये तुम देखो तुम कैसे बनाओगी। अब मुझे कुछ नहीं बनाना, मैं रूम में जा रही हूँ, इससे बढ़िया बात तो कोई और हो ही नहीं सकती। चलो दोनों साथ चलते हैं। जश्न ने जैसे ही कहा अति ने अपना सिर उसके सीने पर मारा और बोली, कैसे इंसान हैं आप, अपनी मर्जी करते हैं, बस दूसरे को तो सुनते ही नहीं। तुम सुनाने वाली तो बनो, पूरी उम्र सुनने को तैयार हूँ, जश्न ने कहा तो अति गुस्से में भी मुस्कुरा उठी। उसकी बात सुन अति ने अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रखे और धीरे से धक्का देते हुए पीछे की तरफ ले गई और फिर अंगुली दिखाते हुए उसे बोली, ठीक है अब सुनेंगे आप मेरी बात तो सुनिए, जब तक मैं अपना काम खत्म ना कर लूँ यहीं से हिलेंगे भी मत और ना ही कुछ बोलेंगे। जश्न ने कुछ नहीं कहा, बस अपने होठ ओके में लिप सेक करते हुए हिलाए और फिर अपने होठों के आगे अपनी उंगली के इस तरह चलाया जैसे कोई जीप बंद करती हो।
अति ने राहत की सांस ली और फिर एक नज़र किचन को देखने लगी। सामने गैस चूल्हा के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने कुछ पूछने के लिए जशन की तरफ देखा, लेकिन जशन ने पहले ही आगे से अपने होठों को लॉक करने का इशारा किया तो उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। तो कैसे बनाएगी हमारी अति आखिर अपनी पहली रसोई? ये सब जानेंगे हम थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर बताना कि अति की मासूमियत आपको कैसी लगती है। उस न्यू कॉन्सेप्ट के किचन को देखकर अति को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसने पलटकर जशन से कुछ पूछना चाहा, लेकिन उसके एक्सप्रेशन देखकर ही वो समझ गई कि अब सच में ये बंदा जब तक उसका काम खत्म नहीं होगा तब तक नहीं बोलेगा और उसकी कोई मदद नहीं करेगा। अति ने एक एक करके सारे डोर खोले और सामान इकट्ठा करने लगी। इतना भी मुश्किल नहीं था जितना उसने सोचा था। 10 मिनट के अंदर ही उसने सारा सामान ढूंढ लिया था और अब गैस स्टोर के आगे जाकर खड़ी हो गई। उसने सबसे पहले गैस चूल्हे को छूकर अपने प्रणाम किया तो जशन ने हैरानी से उसे देखा। उसकी बैकल अर्ड में इतनी अकल और समझदारी है, ये जानकर वो हैरान था। थोड़ी ही देर में पूरे किचन खुशबू से भर गई थी। अति एक कढ़ाई में बेसन लड्डू के लिए बेसन तैयार कर रही थी। बेसन पकाने के बाद उसने लड्डू बनाने के लिए सारा सामान एक बड़ी सी थाल में डाल लिया और जल्दी से उसे गोल गोल आकार देने के जैसे ही थोड़ा सा बेसन अपने हाथों में रखने लगी, जशन ने अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। अति एकदम हैरान रह गई और हल्की सी नजरें उठाकर उसके चेहरे को देखने लगी। जशन ने अपने दूसरे हाथ से अति की कलाई पकड़ी और उसके हाथ को उसे चूरे के ऊपर रख दिया और फिर धीरे धीरे अपने निचले हाथ को गोल गोल हिलाने लगा। अति का हाथ अपने हाथ आप ही उसके हाथ के साथ हिलने लगा और वो पहला लाडू बिल्कुल गोल गोल बन गया। जशन उन दोनों के हाथों को देख रहा था तो अति सिर्फ जशन को और एक के बाद एक लाडू कई लाडू अब जशन ने ही अति का हाथ अपने हाथ में लेकर बना दिए थे। इतना प्यार कोई कैसे कर सकता है? अति जशन को देखते हुए मन ही मन सोच रही थी। गुस्सा भी बहुत आता है मुझे, जशन ने कहा तो अति एकदम से चौंक गई। वो जल्दी से जशन से अलग हुई और अपनी गर्दन में के पास छूकर देखने लगी कि आखिर वो माइक वाला फिट किया है जशन ने। आखिर वो माइक कहाँ फिट किया है जशन ने? अगर चेक ही करना है तो सिर के आस पास करो, क्योंकि तुम तो सिर्फ सोच रही थी। उसके कहने पर अति जल्दी से अपने सिर के आसपास भी हाथ लगाकर देखने लगी। फिर उसकी बात समझ आने पर गुस्से में उसे देखने लगी। आप जानबूझकर तंग करते हो ना मुझे? उसने चिढ़कर सवाल किया। मैं तो सिर्फ प्यार करता हूँ, उस प्यार से अगर तुम तंग हो रही हो तो ये तुम्हारी दिक्कत है, जशन ने कहा और फिर किचन से बाहर आ गया। अति उसके जाते देखती रह गई। अगले ही पल उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। क्या सच में आप इतने अच्छे हैं? क्या सच में हमारी शादी आपके लिए इतने मायने रखती है? क्या आप सच में मुझसे प्यार करने लगे हैं? और शायद मैं भी। हाँ, थोड़ा खड़ूस है, लेकिन बदले में इतना प्यार मिले तो वो भी चलेगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसी वक्त रमा आंटी अंदर आई और बोली, जशन बेटा ने मुझे खाना सर्व करने के लिए कहा है, आप जाकर हाथ मुंह धोकर आ जाइए, इतनी देर में नाश्ता टेबल पर लग जाएगा। अपने कमरे में आई तो जशन किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। शायद किसी कॉलेज के प्रिंसिपल से उसकी बात हो रही थी। जी आप जितनी जल्दी हो जाए सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दीजिए, कल से ही अति कॉलेज जाना शुरू करेगी। जैसे ही जशन ने कहा, अति ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और जल्दी से उसके पास आई। उसने उसके फ़ोन काटने का इंतजार नहीं किया और चहकते हुए बोली, सच में आप मेरे कॉलेज में एडमिशन करवा रहे हैं? जशन ने भी बात करते करते अपनी दूसरी बाह उसकी कमर पर लपेट कर उसे अपने साथ लगा लिया और उसके गाल से गाल रगड़ने लगा। जो पूछा है उसका जवाब दीजिए ना, क्या बार बार ये गाल पर गाल रखते रखते हैं आपकी मुझसे चुभती है मुझे? उसकी बात सुनकर जशन ने उसे घूर कर देखा। मतलब हल्का हल्का चुभती हैं? अति थोड़ा डर कर बोली। ठीक है, आप बस मेरी बात का ध्यान रखिए, जशन ने फ़ोन पर कहा और फिर फ़ोन काट दिया। फ़ोन काटने के बाद जशन अति को यूं ही अपनी बाहों में लपेटे हुए बेड तक ले आया और फिर खुद बेड पर बैठकर उसे अपनी गोद में बिठा लिया। अति शर्म से डूब रही थी, जिससे उसके गाल गुलाबी हो चुके थे। जशन ने उसके चेहरे को पकड़ा और फिर उसके गालों पर अपनी गाल रगड़ते हुए बोला, माना तुमसे बहुत प्यार है, लेकिन इन्हें मूंछों से भी कोई कम नहीं। ये तो सारी उम्र ऐसे ही रहेंगी और तुम्हें चुभती रहेंगी। उसकी बात सुन अति मुस्कुराई और उसकी मूंछों को गोल गोल घुमाकर ताव देते हुए बोली, आप सच में मुझसे प्यार करते हैं? झूठ कि हमारे बीच कोई जगह ही नहीं, जशन ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। बहुत कुछ था, अनकहा अनसुना, बस आंखों के जरिए वो बातें एक दूसरे को समझा भी रहे थे और समझ भी रहे थे। एक मिनट ने आकर दरवाजा नॉक किया तो अति अलग होकरने लगी, लेकिन जशन ने उसे दूर नहीं होने दिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। थोड़ी देर बाद दोनों ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आए, जहां पर रागिनी, मनीषा और हर्ष तीनों पहले से ही अपनी अपनी चेयर पर बैठे थे। अति भी जशन के साथ वाली चेयर पर बैठ गई। रमा आंटी ने सबको ब्रेकफास्ट सर्व किया। मनीषा और रागिनी दोनों ही अति को बीच बीच में घूर रही थी। अति भी जब जब उनकी नजरें खुद पर महसूस करती तो जशन की तरफ देखने लगती, फिर जब जशन की प्यार भरी नजरें खुद पर पाती तो सारी चिंता दूर हो जाती। ब्रेकफास्ट खत्म होने के बाद रमा आंटी ने बेसन के लड्डू लाकर टेबल पर रखे और फिर सबकी प्लेट में सर्व किया। आज आपकी बहू की पहली रसोई की रस्म में ये बेसन के लड्डू बनाए हैं, खासकर
खाकर बताइए कैसे लगे आपको, जशन ने कहा। तो रागिनी ने छोटा मुस्कुराते हुए वो लड्डू उठाया, लेकिन अंदर से तो उसका मन कर रहा था कि उस लड्डू में जहर भर और अति को खिला दे। मन मारकर ही सही उन्होंने वो पूरा लड्डू खाया और वहाँ से उठने लगी, लेकिन जशन ने उन्हें रोका और बोला, क्या बात माँ, क्या बात है माँ, लगता है आप इस घर की रीति रिवाज भूल गई। मतलब रागिनी जी ने हैरानी से पूछा। नेक, अति की पहली रसोई का नेक देना तो आप भूल ही गई, जशन ने कहा। तो रागिनी जी अति की तरफ आई और अपने हाथों की सोने की चूड़ियाँ उतार कर उसे पहनाने लगी, लेकिन जसन ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, मेरी बीवी इतनी सस्ती और साधारण चीज़ों का शौक नहीं रखती। इतना कहकर उसने रमा आंटी को इशारा किया तो उन्होंने एक बहुत बड़ा ज्वेलरी बॉक्स लाकर उसके आगे बढ़ा दिया। उस ज्वेलरी बॉक्स को देखकर रागिनी जी की आंखें फटी की फटी रह गई। मनीषा भी आंखें बड़ी करके उस बॉक्स को देख रही थी। उसे वो लड्डू अपने गले में फंसा हुआ महसूस हो रहा था। वो ज्वेलरी बॉक्स जशन की असली माँ स्नेहा जी का था, जो कि उसका खानदानी हार था। इस हार पर तो उन दोनों की नज़रें कब से थी। रागिनी जी को याद आया कि नियति की पहली रसोई पर रागिनी जी ने खुद जशन को उसे यह हार देने के लिए कहा था, लेकिन तब जशन ने यह कहा था कि नियति के लिए महंगी चीज़ें मायने नहीं रखती, उसे सिर्फ सिंपल चीज़ें पसंद हैं, और अब वो खुद अति को यह हार दे रहा था। अति तो हैरानी से कभी जशन को तो कभी रागिनी जी को देख रही थी और कभी उस ज्वेलरी बॉक्स को। उसके खुले हुए मुंह को देखकर जशन मुस्कुराया और बोला, सोच क्या रही हो माँ, आप ही पहनाइए ना अपनी बहू को। उसके कहने पर रागिनी जी ने बेमन से ही हार अति को पहनाया और फिर अपने कमरे की तरफ चली गई। मनीषा ने हर्ष भी नाश्ता खत्म कर वहाँ से चले गई। जशन मुस्कुराते हुए उसे इस तरह जाते देख रहा था। आपने तो मीठा खाया ही नहीं। उनके जाने के बाद अति ने जशन से पूछा, तो जशन ने उसकी तरफ देखा और बोला, ये मीठा तो मैं खा लूँगा, लेकिन इसके बाद मुझे मेरा मीठा चाहिए। कहते हुए उसने अपने होठ पर अपनी जीभ फिराई तो अति की सांसें फिर से रुकने लगी। टेंशन मत लो, ये नहीं क्या नहीं, कमरे में, उसका उड़ा हुआ रंग देखकर जशन ने कहा, और फिर एक लड्डू उठाकर उसने आधे से ज़्यादा एक ही बार में खाते हुए अपने कमरे की तरफ चला गया। अति ने पहले उसे देखा, फिर थाल में रखे लड्डू को, और फिर अपने होठों को अपने दांतों तले दबा लिया। तो दोस्तों, कैसी लग रही है आपको स्टोरी, और क्या रागिनी जी अति और जशन की ये लव स्टोरी आगे तक जाने देगी, या फिर वो अपने पास रखा हुक्म का इक्का बाहर लेकर आएगी, और क्या है उसके पास एक ऐसा हुक्म का इक्का जिसकी वो बात कर रही थी। अगर आपको उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताना। जशन अपने कमरे में आया और अति का इंतजार करने लगा। अति अभी भी नीचे ही थी। जशन के एक्सप्रेशन और उसकी बातें अति को कमरे में आने से रोक रही थी। मुझे मेरा मीठा चाहिए कहते हुए जशन ने वो बेसन का लड्डू खाया था। कहीं ऐसा ही अब वो अति को ना खा जाए। वैसे भी अभी थोड़ी देर पहले जब जशन ने अति की किस की थी तो आधा घंटे से उसे छोड़ा था। सांसें अटकती तो उसे अपने मुंह से सांसें देने लगता, लेकिन उसने खुद से अलग नहीं होने देता। इसके साथ ही जशन की थोड़ी देर पहले कही बात स्वागरात में अभी वक्त है अति को परेशान कर रही थी। कहीं जशन ने अब उसके साथ कुछ किया तो। वैसे भी कुछ करने से पहले ना तो वो सोचता है और ना ही बताता है, सीधा होश उड़ाता है। उसे डर भी लग रहा था, मन में गुदगुदी और चेहरे पर शर्म की लालिमा भी छा रही थी। बेचैनी से धड़कते दिल के साथ वो अपने कमरे में आई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी नज़र आईने के सामने खड़े होकर तैयार होते जशन पर गई। अब तक तो वो सिंपल टी शर्ट लोअर में था, लेकिन अब उसने बिजनेस सूट पहना हुआ था। शायद ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। वो अंदर आई और चुपचाप कमरे में सामान समेटने लगी, लेकिन उसकी चोर नजरें बार बार जशन पर ही ठहर रही थी। जशन भी आईने में से उसे ही देख रहा था। उसे जशन से पूछा था कि वो तैयार होकर कहाँ जा रहा है, लेकिन कहीं उसे मीठे वाली बात याद ना आ जाए, इसीलिए अति पहले उसे बोलने का इंतजार कर रही थी। पर जब काफ़ी देर तक उसे कोई बात नहीं की तो उसने ही शुरुआत की और बोली, आप कहीं जा रहे हैं? नहीं, कपड़े पहनकर देख रहा हूँ, कहीं अलमारी में रखी छोटी तो नहीं हो गई। अति ने उसकी बात सुनकर घूर कर उसे देखा और फिर मुंह बिगाड़ते हुए बोली, क्या बिगड़ जाता इस बंदे का अगर सीधे से सवाल का सीधा जवाब दे देता। ऑफिस जा रहे हैं आप क्या? उसने फिर से पूछा। बिना जवाब मिले चैन कहाँ आता है उसे भी। नहीं, सर्कल में जा रहा हूँ, वहाँ के मालिक ने 15 को छुट्टी दे दी, अब उसकी जगह मैं सर्कस दिखाऊंगा। अति को उसके जवाब सुनकर गुस्सा भी आ रहा था और हंसी भी। वो उसके करीब आया और हाथ बांधे हुए बोला, आप मुझे कभी ढंग से जवाब देंगे भी या नहीं, या मेरे सवाल करना ही छोड़ दूँ? जिस दिन ढंग से सवाल पूछोगी उसी दिन जवाब भी मिलेगा। और ढंग के सवाल कैसे पूछे जाते हैं? अति ने आंखें हल्की सी बड़ी करते हुए पूछा। तो जशन ने उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब खींच लिया। वो भी एक पतंग की तरह उसी के पास खिंचती चली गई। अति की नज़रें जशन के चेहरे पर थी। जशन ने भी उसे देखते हुए उसके हाथ अपने गले में हार की तरह बांध लिए और फिर बिल्कुल उसके करीब होकर बोला, अब पूछो बेबी डॉल, जो पूछना है। अति की धड़कनें एक बार फिर बगावत पर उतर आई थी। क्या हुआ, अब बोलती क्यों बंद हो गई? जशन ने हल्का सा मुस्कुराकर अपनी आईब्रो ऊपर उठाते हुए पूछा। वापस कब आएंगे आप? उसके सवाल पर उसके चेहरे की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा बड़ी हो गई। अगर तुम कहो तो जाऊँ ही ना। जाइए, पर जल्दी आइएगा, अति ने कहा और अपनी नज़रें झुका ली। जशन भी मुस्कुराते हुए उससे अलग हुआ और फिर अपना लैपटॉप बैग देखने लगा। उसने बैग उठाया और कमरे से बाहर आने लगा, लेकिन फिर वापस अति की तरफ पलटा और उसके करीब जाकर उसके माथे को चूमते हुए बोला, मेरी एक बात हमेशा याद रखना मेरी बीबी, तुम सिर्फ मेरे सामने ही नहीं, मुझे पूरे इस कमरे पर, इस घर पर तुम्हारा हक सबसे ज़्यादा है। कोई भी तुमसे बदतमीजी करे तो उसका जवाब उसी के तरीके में देने से पीछे मत हटना।
हर पल मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, लेकिन कभी ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं। कुछ भी करना, बस मुझे छोड़कर जाने की मत सोचना। अति उसकी बात सुनती रही। क्या सच में जशन उसकी किस्मत में है? क्या सच में जशन का प्यार अब हमेशा उसे यूं ही मिलेगा? उसे यकीन नहीं हो रहा था। जशन फिर से बाहर की तरफ जाने लगा, लेकिन एक बार फिर पलटा और इस बार उसके होठों को हल्के से चूमते हुए बोला, मन तो बहुत है मीठा खाने का, लेकिन फिर थोड़ा खाकर रुका नहीं जाता, इसीलिए अब छोड़ रहा हूँ, लेकिन रात को नहीं छोड़ूंगा, ना ही मीठे को और ना ही तुम्हें। उसकी बात सुन अति अपनी सांसें काबू करती रह गई। जशन मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चला गया। उससे जाते देख मनीषा जी जल्दी से अति के दरवाजा बंद करने से पहले ही उसके कमरे में आई और घुराते हुए अति को देखने लगी। अति भी हैरान और परेशानी से उसे ही देख रही थी। वो लोग उसे पसंद नहीं करते थे, ये बात वो अच्छी तरह से समझ चुकी थी। मनीषा उसे देखते हुए ताली बजाने लगी और ताली बजाते हुए ही उसके पास आई और बोली, मैं तो तुम्हें भोली भाली बच्ची समझती थी, लेकिन तुम तो शातिर खिलाड़ी निकली। अति को उसका इस तरह से बोलना और बर्ताव करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए उसने टोका और बोली, प्लीज आपको जो भी कहना है जब जशन जी आ जाएं तब कहिएगा, आप प्लीज इस कमरे से बाहर जाइए। वाह, सुबह तो तुम्हारी जुबान नहीं खुल रही थी, अब जशन जी से शादी होते ही इतना एटीट्यूड आ गया कि मुझे इस कमरे से बाहर जाने के लिए कह रही हो। भूलो मत, ये घर तुमसे पहले मेरा है। मनीषा चिल्लाते हुए बोली, मैंने कब मना किया कि ये घर आपका नहीं है? लेकिन ये कमरा जशन जी का है और अब मैं उनकी बीवी हूँ तो ये कमरा मेरा भी हुआ, बस इसीलिए आपको यहाँ से जाने के लिए कह रही हूँ। देखो देखो कितनी लंबी जुबान चलती है तुम्हारी। तुम्हें क्या लगता है ऐसे मांग भर देने से तुम जशन जी की बीवी बन गई? अरे तुम जैसी ना जाने कितनी उसकी जिंदगी में आई और चली गई, पर तुम कौन सा शरीफ हो, आज तक ना जाने कितने ही मर्दों के नीचे सोई होगी, और अब मेरे सामने जशन जी की बीवी बनकर सती सावित्री होने का ढोंग कर रही हो। तुम शायद भूल गई हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि तुम्हें वो एक कोठे से लेकर आए हैं जहां लड़कियां कुछ पैसों के लिए ना जाने कितने ही मर्दों के साथ हम बिस्तर होती हैं, पर तुमने तो एक ही दिन में इतना बड़ा हाथ मार लिया कि अब पूरी जिंदगी कुछ करने की जरूरत ही नहीं। उसकी बातें अति को बहुत ज़्यादा चुभ रही थी। जब से वो इस घर में आई थी तब से ही उसे मनीषा और रागिनी ने बार बार अपमानित किया था। सुबह भी मनीषा ने उसे इतना कुछ सुनाया था, लेकिन तब जशन ने उसे जवाब दे दिया था, लेकिन अब उसके पास जशन भी नहीं था। क्या हुआ, बोलती बंद हो गई? अब दो ना जवाब। अरे तुम कहाँ से जवाब दोगी? तुम तो कुछ बोलने के लायक ही नहीं हो। और काथी का क्या है तुम्हारी मेरे सामने कुछ बोलने की? कुछ भी नहीं हो तुम सिवाय एक वेश्या के, और वेश्या सिर्फ दिल बहलाने के लिए होती हैं, किसी की बीवी बनने के लिए लायक नहीं होती। और जब जशन जी को ये बात समझ आएगी तब वो खुद तुम्हें इस घर से बाहर निकाल देंगे। उसकी बात सुनकर अति को रोना भी आ रहा था, लेकिन गुस्सा भी। उसने अचानक से जशन की बात याद आई और उसने मनीषा का हाथ पकड़कर उसे बाहर की तरफ खींचना शुरू कर दिया। मनीषा उसे उम्र में लगभग 4-5 साल बड़ी थी, लेकिन फिर भी अति किसी तरह खींचते हुए उसे बाहर दरवाजे तक ले आई और फिर खुद दरवाजे के पास खड़ी होकर अपनी बड़ी उम्र का लिहाज कर लिया आज मैंने, लेकिन आगे से नहीं करूंगी। पहले मैं सोचती थी जशन जी इस कमरे का ताला इस तरह से क्यों लगवाया, लेकिन अब समझ आया कि शायद आपकी बदतमीजियों का इलाज ये ताला ही है। आइंदा से कभी मेरे कमरे में आने की कोशिश मत करना, वरना खींचकर नहीं धक्का देकर बाहर निकालूंगी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे बाहर निकालने की? मनीषा अति को घूरते हुए बोली। अति व्यंग से मुस्कुराई और बोली, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई अंदर आने की। कुछ ज्यादा ही अकड़ नहीं आ गई तुम में? क्या करूं, शादी जो अकड़ की दुकान से हुई है। क्या करूं, शादी जो अकड़ की दुकान से हुई है। अति ने मुस्कुरा के जवाब दिया और दरवाजा बंद करके अंदर आ गई, लेकिन अंदर आते ही उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। हर कोई उसके चरित्र पर सवाल उठाता है, हर कोई उसे गंदी नजर से देखता है, गंदी तानी देता है, लेकिन उसका क्या कसूर था? यही कि उसने अपने भाई पर आंख बंद करके विश्वास किया। अपने माँ बाप के जाने के बाद उसने ही अपना सब कुछ समझा, लेकिन फिर भी जब उसने उसके साथ इतना विश्वासघात किया तो झुकने की जगह उसने उन दरिंदों का सामना किया और खुद को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की। इतनी मार भी खाई, अपनी जान तक देने की कोशिश की, लेकिन फिर भी शायद आज पूरी तरह से उसका अस्तित्व ही मिट जाता अगर अस्ताव जी उस वक्त रहते ना बचाते। वो यूं ही रोते रोते बेड पर लेट गई। वहीं दूसरी तरफ जशन जो अपने फोन में अपने ही कैमरे की लाइव फुटेज देख रहा था, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और साथ ही साथ गुस्सा और दर्द भी था। वहीं दूसरी तरफ रागिनी अपने कमरे में टहलती हुई किसी के फोन पर बात कर रही थी। इस वक्त उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा खतरनाक से उन्होंने जो भी कहा उसे सुनकर सामने फोन पर वो शख्स जोर जोर से हंसने लगा और बोला, क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि आपने मुझसे जो भी कहा मैं उसे मान लूंगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता, और आइंदा मुझे अपनी बातों में लाने की कोशिश मत करिए और ना ही मुझे फ़ोन करिए। मैं जानती हूँ मुझे तुमसे यही जवाब मिलेगा, इसीलिए कुछ तस्वीरें भेजी हैं तुम्हें, उन्हें देख लेना और उसके बाद तुम्हें जो सही लगे तुम वो करो। इतना कहकर उसने खुद ही फ़ोन काट दिया। अपने फ़ोन पर रागिनी जी द्वारा भेजी गई तस्वीरें देखकर उस शख्स के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। तुमने मेरा जाना कभी नहीं जाना। अचानक से गाना बजा तो फ़ोन रोती हुई अति ने अपनी आंखें खोली, नज़र इधर उधर दौड़ा दी। उसे लगा शायद जशन आ गया, लेकिन तभी उसका ध्यान सामने टेबल पर रखे फ़ोन पर गया जो बज रहा था। उसने जल्दी से जाकर वो फ़ोन उठाया, क्योंकि वो फ़ोन वही फ़ोन था जो जशन ने उसे दिया था। उसे जशन की फ़ोन रिसीव करते हुए देखा था, इसीलिए उसने जल्दी से फ़ोन रिसीव कर कान में लगा लिया। मेरे बारे में ही सोच रही थी ना? जशन की आवाज़ फ़ोन पर सुन अति की आंखों में आंसू और भी ज़्यादा तेज हो गए। अगर वो उसे साथ होता तो उसे संभाल भी लेता और सुबह के मुंह भी बंद कर देता, इसीलिए उसे उसकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी। बोलोगी तो आवाज़ में
जान जाऊंगा कि रो रही हो, लेकिन यूँ चुप रहोगी तो पता तो चल ही जाएगा, जसन ने दोबारा कहा। उसकी बात सुनकर अब अतीन से चुप नहीं रहा और वो रोते हुए बोली, आप कब आओगे? जितना वक्त तुम्हें अपने आंसू साफ कर अपना होलिया ठीक करने में लगेगा, जसन ने कहा तो अति खुश हुई और हैरान भी। वो घर आ रहा है ये जानकर वो खुश थी, और इतनी जल्दी आ रहा है ये जानकर हैरान। वो बिना फ़ोन काटे ही जल्दी से आने की तरफ गई और अपनी आंखों से आंसू साफ कर अपने चेहरे को ठीक करने लगी। अपने फ़ोन पर उसकी हरकतें देखकर जसन मुस्कुरा रहा था। उसकी गाड़ी वापस शेखावत मेंशन में आई तो वो जल्दी से अपने कमरे में आया। आईने के सामने खड़ी अति अपने होठों पर लिपस्टिक लगाकर पाउच बना रही थी। अचानक ही उसकी नज़रें सामने रखे मास्क मास्क पर गई, जिसे लगाकर जसन ने पहले दिन उसके सारे जख्मों पर दवाइयाँ लगाई थी। उसने ऐसे ही वो मास्क उठाया और एकदम जशन की एक्टिंग करते हुए बोली, अपने कपड़े उतारो। सुना नहीं तुमने? क्या कहा मैंने? अपने कपड़े उतारो। और यूं ही एटीट्यूड के साथ बोलते बोलते उसने वो आइस मेकअप मास्क अपनी आंखों पर लगा लिया। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई जब उसने मास्क के आर पार सब कुछ साफ देखा। तो वो भले ही ब्लैक कलर का था, लेकिन उसमें दिखाई सब कुछ साफ साफ दे रहा था। दरवाजे पर खड़ा जशन अब तो मुस्कुरा रहा था, लेकिन अब उसका एक्सप्रेशन देखकर उसे जोर जोर से हंसी आ गई। अति ने घूर कर उसकी तरफ देखा और फिर जल्दी से उसकी तरफ बढ़ी और उसके सीने पर हल्का सा मारते हुए बोली, कितने बुरे हैं आप और कितने झूठे हैं। आपने ये पट्टी लगाकर कुछ भी ना देखने का ढोंग किया, लेकिन आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। बहुत गंदे हैं आप। जसन ने अपने सीने पर चलते उसके हाथों को पकड़ा और फिर अपना दूसरा हाथ उसकी कमर की तरफ रखकर उसे अपने करीब करते हुए बोला, जैसे भी हूँ तुम्हारा ही हूँ बेबी डॉल, और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है। जो मैंने थोड़ी देर बाद देखना ही है वो मैंने थोड़ी दिन पहले ही देख लिया। उसकी बात सुन अति सहम गई। उसने बेचारगी से जशन को देखा और बोला, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको पता है मैं आपसे कितनी छोटी हूँ? कहाँ आप और कहाँ मैं? ऐसा कैसे कर सकते हैं का क्या मतलब? और तुम्हें देखने में से उम्र का क्या लेना देना? मतलब आप मेरे साथ वो कैसे कर सकते हैं? मैं बहुत छोटी हूँ। वो मतलब जो आपने सुबह कहा। और कहते वक्त उसके चेहरे पर नर्वसनेस भी थी और वो हल्की सी मुस्कुरा भी रही थी जो उसके गालों को गुलाबी कर रही थी। सुबह को तो मुझे याद नहीं बेबी डॉल, लेकिन अभी तो मैंने सिर्फ तुम्हें देखने का कहा है और मुझे नहीं लगता देखने में कुछ गलत बात है। जसन ने अनजान बनते हुए कहा, आप जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हैं ना? अब मेरे देखने में भी तुम्हें परेशानी होने लगी? बताओ, अब एक पति अपनी पत्नी को ना देखे तो किसे देखेगा? जसन ने जिस तरह से कहा, अति की धड़कनें एक बार फिर से तेज चलने लगी। उसने खुद को जशन की पकड़ से छुड़ाया और आईने के सामने आकर खड़ी हो गई। उसके गाल किसी अंगारे की तरह ददक रहे थे, बाहर से बिल्कुल लाल और अंदर से एकदम तपे हुई। वैसे तुम जो सोच रही हो वो भी होगा, जसन ने मुस्कुरा के कहा। तो अति ने एक बार फिर पलटकर उसकी तरफ देखा, पर अभी नहीं, अभी तो बहुत वक्त है हमारे पास। अभी फिलहाल तैयार हो जाओ, हम कहीं बाहर जा रहे हैं, जैसे ने आगे कहा। तो अति ने राहत की सांस ली। उसने अति को साड़ी निकाल कर दी और अति एक बार फिर हैरानी और परेशानी से उसे देखने लगी। तो कहाँ ले जा रहा है आखिर जश्न अति को? ये सब जानेंगे हम थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। जसन ने अलमारी में से अति के लिए साड़ी निकाली, उसे पहनकर तैयार होने के लिए कहा, लेकिन अति हैरानी और परेशानी से कभी साड़ी को तो कभी जश्न को। साड़ी पहनना जरूरी है क्या? अति ने थोड़ी हिचकिचाते हुए कहा। ना पहनने की वजह बताओ, फिर डिसाइड करूंगा जरूरी है कि नहीं। उसने उसके चेहरे को देखते हुए जवाब दिया। उसका जवाब सुन अति सिवाय अपना सिर पीटने के कुछ नहीं कह सकी। फिर भी वो मुंह बनाते हुए बोली, मुझे साड़ी पहननी नहीं आती। तो बस फिर हो गई डिसाइड। अति ने राहत की सांस ली। तो जसन ने आगे की बात सुनकर उसके चौंकते हुए उसकी तरफ देखा। अब तो तुम्हें ये साड़ी जरूर पहनोगी, लेकिन मैंने कहा ना मुझे साड़ी पहननी नहीं आती। तुम्हें तो बहुत कुछ नहीं आता, फिक्र मत करो, धीरे धीरे मैं सब सिखा दूंगा, जसन ने एक कातिलाना मुस्कुराहट के साथ कहा। तो अति ने उसे घूरते हुए लेकिन हल्का सा मुस्कुरा कर देखा। वो अति के करीब हुआ तो अति खुद में ही सिमटने लगी। वो जल्दी से बोली, आप रुकिए, मैं बाथरूम में जाकर कोशिश करती हूँ, शायद बन जाए। जिसका काम की कोई गारंटी ही नहीं, उसे करना भी क्यों? वैसे भी मैं समय बर्बाद नहीं करता। अब तो तुम्हें ये साड़ी मैं ही पहनाऊंगा, जैसे ने कहा और उसे एक झटके से पलट दिया। मैं वो अटकते हुए बोली और इतने में ही चर की आवाज़ के साथ जसन ने उसके सूट की जिप को पीछे से खोल दिया। क्या तुम? जसन भले ही रुक रुक कर बोल रहा था, लेकिन उसकी वो मदोसी भरी आवाज़ और उसकी वो गर्म सांसें दोनों ही अति को संभाल नहीं पाई और पलट कर जशन के सीने से लग गई। आपके सामने तो बोलना भी गुनाह है, प्लीज़ आप मुझे परेशान मत कीजिए। परेशान कहा, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, जसन ने मुस्कुरा मासूम बनते हुए कहा। अगले ही पल अति ने महसूस किया कि जशन का हाथ उसकी जिप के अंदर होते हुए उसकी पीठ पर चल रहा है। तो उसके होंठ कांपने लगे। एक तो जशन का उसके इतने करीब होना, ऊपर से इस तरह उसको टच करना बेहद जानलेवा था। उसकी सांसें भी गर्म होने लगी थी। अब मुझे बस 5 मिनट दीजिए, मैं अभी अपने आप पहनकर आती हूँ ये साड़ी, अति ने मुश्किल से कहा। हमारे पास वक्त की कमी बिल्कुल नहीं है, पूरे आराम से पहनाऊंगा अब तो तुम्हें ये साड़ी। कहते हुए जसन ने उसके ऊपर कपड़े निकाल दिए। अभी तो आपने कहा आप वक्त बर्बाद नहीं करते, अति ने कहा। अगले ही पल जसन ने एक बार फिर उसे पलट दिया और उसकी गर्दन पर पीछे से अपने होठ रखते हुए बोला, तुम्हारे लिए तो खुद को बर्बाद कर दूं, वक्त क्या चीज़ है। उसका जवाब सुनकर उसके होठों का स्पर्श अपनी गर्दन पर पाकर अति सिर उठी और उसका हल्की सी सिसकी निकल गई। उसने पलटना चाहा, लेकिन जसन ने उसे पलटने नहीं दिया और यूं ही अपने हाथ उसकी कमर में ले जाते हुए
उसके पेट पर रखती तो अति की सांसें बेकाबू होने लगी। हमें देर हो जाएगी, प्लीज़ तैयार होने दीजिए। तैयार ही कर रहा हूँ, जशन ने कहा और एकदम से उसके सामने साड़ी का ब्लाउज कर दिया और उसे पहना भी दिया। ब्लाउज की हुक बंद करने के लिए जशन ने अंगुलियों की जगह अपने होठों का इस्तेमाल किया तो अति को ऐसा लगा जैसे अगले ही पल उसकी जान निकल जाएगी। जशन की गर्म सांसें जब जब उसे छूती तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते। उसके साथ जो होता था वो बहुत अलग था, जो उसने आज तक कभी महसूस नहीं किया था। जशन यूं ही अपने होठों को सरकाते हुए उसके पेट तक ले आया और उसके पेटीकोट को बांधते हुए उसे पेट को चूमने लगा। ऐसे मत कीजिए ना, कुछ कुछ होता है, अति ने मुश्किल से कहा तो जशन मुस्कुराया और बोला, अभी तो बहुत कुछ होगा। और ये बात अति ने तब महसूस की जब उसे निचले कपड़े भी उतर गए। वो जल्दी से नीचे से खुद को ढकने लगी। अगर मैं देखना चाहूँ तो तुम्हें रोक भी नहीं पाओगी बेबी डॉल, लेकिन अभी तुम्हें थोड़ा वक्त दे रहा हूँ। तुम्हें हर तरह से देखने का हक है मेरा, लेकिन ये हक तब ही लूँगा जब तुम खुद दोगी। जसन ने कहा तो अति ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी बातों की गहराइयाँ और नजरों की तपिश दोनों ही बहुत ज़्यादा थी। जसन नीचे से उठा और उसकी आंखों में देखते हुए उसके माथे को चूमते हुए बोला, मुझे तुम्हारे तन से पहले तुम्हारे मन पर अपना हक पाना है। जिस दिन तुम खुद को हर हालत में मेरे सामने सहज महसूस करो, मुझे बस उसी दिन का इंतजार रहेगा। उसने बिना नीचे देखे ही उसे पेटीकोट बांधकर साड़ी पहनाना शुरू कर दिया। अति उसे देखते ही रह गई। उसकी आंखें नम हो रही थी। सुबह से मनीषा की बातें उसका दिमाग खराब कर रही थी। उसका ये कहना कि जशन की जिंदगी में कई लड़कियां आई और कई गई और उसके साथ भी अब यही होगा, उसकी बात ज़्यादा बेचैन कर रही थी। लेकिन अब उसे सुकून सा मिल गया था। जशन की करीबी हमेशा उसे शांत कर देती थी। उसका प्यार उसे उसकी आंखों में दिखाई देता था, जिसे देखने के बाद किसी और की बातें मायने नहीं रखती थी। साड़ी बन चुकी थी। जशन उसके थोड़ा अलग हुआ और उसे देखने लगा। अति जशन के मुकाबले बहुत पतली थी, लेकिन साड़ी में उसका फिगर बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। आईने में अति ने खुद को देखा। उसके चेहरे पर बेशकीमती मुस्कुराहट थी, लेकिन अगले ही पल आईने में उसकी नज़र पीछे दीवार पर लगी तस्वीर पर गई, जिसमें उस लड़की ने भी साड़ी पहन रखी थी। उसे देखते ही उसकी सारी मुस्कुराहट गायब हो गई। उसका दिल बैठने लगा। वो जशन की तरफ पलटकर उसे गौर से देखने लगी। जशन मुस्कुरा के उसे देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे की एक्सप्रेशन देखकर वो उसके करीब हुआ और बोला, क्या हुआ? आपने साड़ी बांधना कहाँ से सीखा? अति ने सवाल पर वो थोड़ा हैरान हुआ। ये छोड़ो बेबी डॉल, अब जवाब यह है कि तुम्हें साड़ी अब से मैं पहनाऊंगा। क्या उन्हें भी आप ऐसे ही प्यार से साड़ी पहनाते थे? अति ने उस तस्वीर की तरफ देखते हुए कहा। उसके दिल में हुक सी उठ रही थी। मैं इस सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता, और मैंने किसी के साथ कब क्या किया इसे ना ही तुम्हें कोई फर्क पड़ना चाहिए और ना ही ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी, जसन ने हल्का गुस्से में कहा। उसकी बात सुनकर अति की आंखें नमी आ गई और वो बोली, फिर तो आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर कल को आपकी जगह कोई और मुझे यूं साड़ी पहनाए। उसका ये कहना और जशन का एक फिर से गुस्से में कांपने लगा। उसने अति का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए दीवार से लगा दिया और उसे बेहद गुस्से में देखने लगा। तो दोस्तों, इसी के साथ इस पार्ट को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप बने रहिए वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो को लाइक जरूर करना और हो सके तो कमेंट करके अपनी राय कमेंट में जरूर देना कि कहानी आपको कैसी लगती है।